नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय चुनाव आयोग ने 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की घोषणा की, लेकिन भाजपा के कुछ राज्य छोड़े गए और इसी से यदि भाजपा शासित राज्य से चिट्ठी आती है तो वहां एसआईआर नहीं होती। बाकी विपक्ष के राज्य की चिट्ठी आती है तो उसको रद्दी के टोकरी में फेंका जाता है, ऐसा ही लगता है कम से कम। इससे जब मैं एक तरह से देखता हूं ये नाम क्यों ड्रॉप हुआ उस राज्य का, तो फिर मोदी और ज्ञानेश कुमार की दोस्ती दिखाई देती है, ये साठगांठ दिखाई देती है और ये दावे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम करता है, इस पे कालिक पुतती है। क्या थी खबर, जरा विश्लेषण में देखते हैं ताकि एक से ठीक एक एक पहलू दिखाई दे। सोमवार के दिन देश भर में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर के तहत जो आज से शुरू होगा प्रक्रिया, 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी आधिकारिक घोषणा की। यह एसआईआर का दूसरा चरण है। इस चरण में उन राज्यों को तरजीह दी गई है जिनमें 2026 में चुनाव है। असम में भी अगले साल चुनाव है, लेकिन इसमें असम का नाम नहीं है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि असम में मतदाता सूची के संशोधन की घोषणा अलग से की जाएगी। तो सवाल है कि असम में बीजेपी सबसे ज्यादा घुसपैठियों का मुद्दा उठाती है, सबसे ज्यादा अवैध वोटर और डेमोग्राफी चेंज होने की बात करते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन वहां एसआईआर की घोषणा क्यों नहीं की? कई कारण बताए गए। कुछ जगह ये बताया जाता है कि उनको भी आसाम एक ऐसा राज्य है जहां की नागरिकता के लिए अलग कानून है, इसलिए अलग किया जाएगा। कुल मिला के वहां एनआरसी का काम भी चल रहा है, एनसीआर का, नेशनल सिटीजन रिकॉर्ड रजिस्टर। तो उस चक्कर में शायद वो ऊपर से आका ने कहा होगा कि नहीं, आसाम नहीं, तो आसाम छोड़ दिया गया। फिलहाल इस सवाल का ठोस जवाब तो नहीं मिल पाता, लेकिन बाकी राज्यों में एसआईआर को लेकर जानकारी दी गई है। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को घोषणा की कि इस दूसरे चरण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में शुरू होगा। केरल में स्थानीय निकाय के चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए एसआईआर की घोषणा की गई। हालांकि महाराष्ट्र को लेकर चुनाव आयोग ने ऐसी घोषणा नहीं की। ये फिर एक है। अब स्थानीय निकाय के चुनाव कहां है? स्थानीय निकाय के चुनाव महाराष्ट्र में है, स्थानीय निकाय के चुनाव केरल में है, स्थानीय निकाय के चुनाव यूपी में है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये चुनाव हो सकता है 1-2 महीने डिले हो जाए, मार्च तक जाए, फरवरी, मार्च या अप्रैल में चले जाए, वो उनको चलता है क्योंकि वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिससे दिल्ली थोड़ी अनकंफर्टेबल है, भले ही बीजेपी की सरकार हो। लेकिन केरल में भी चुनाव स्थानीय निकाय के थे, वहां पे भी घोषणा हो गई। लेकिन महाराष्ट्र का क्या? महाराष्ट्र में भी स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, लेकिन वहां एसआईआर नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही है ये भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले जो एसआईआर हुई इसका प्रक्रिया क्या क्या है उसमें कहा गया कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रिंटिंग और ट्रेनिंग की प्रक्रिया चलेगी। 4 नवंबर 4 दिसंबर तक घर घर गणना फॉर्म भर दिए जाएंगे। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन होगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक 26 तक दावे और आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर 25 से 31 जनवरी तक नोटिस फेज होगा, जिसमें सुनवाई व वेरिफिकेशन का काम होगा। 7 फरवरी को अंतिम सूचना की सूची प्रकाशित होगी।
गणेश कुमार ने कहा, जिन राज्यों में एसआईआर किया है जाएगा उन सभी राज्यों की मतदाता सूचियां आज रात को 12 बजे फ्रीज की जाएगी और बाद में मतदाताओं के सभी विवरणों को के साथ विशिष्ट गणना प्रपत्र दिया जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि एसआईआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में न रहे। जो छूटे हैं उनको ये झूठे कहते हैं, जो अपात्र है उनको ये घुसपैठिए कहते हैं। वो अपात्र क्यों है? क्योंकि हो सकता है वो इनके आकाओं के साथ नहीं है। बिहार के फ्रीज हुई लिस्ट के बाद ये मैं बता रहा हूं, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि उस सूची में शामिल सभी मतदाताओं को बूथ स्तरीय अधिकारियों यानी बीएलओ द्वारा विशिष्ट गणना प्रपत्र दिए जाएंगे। इन प्रपत्रों में वर्तमान मतदाता सूची के सभी विवरण शामिल होंगे। मुख्य चुनाव आयोग ने आगे बताया कि जब बीएलओ प्रपत्र वितरण करना शुरू कर देंगे तो मतदाता अपने विवरणों का सत्यापन पिछले मतदाता रिकॉर्ड से कर लेंगे। गणेश कुमार ने कहा कि जिन लोगों का नाम मतगणना प्रपत्रों में है वे मिलकर कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं, सत्यापन कर सकते हैं। जिन लोगों का नाम गणना प्रपत्र में है वे मिलकर मिलान कर सकते हैं उनका नाम 2023 की मतदाता सूची में थे या नहीं। अगर उसके बाद उनके माता पिता के नाम 2003 के मतदाता सूची में है तो उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि 2002-2004 की एसआईआर अवधि की मतदाता सूचियां voters.eci.government.in पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे नागरिक सीधे ऑनलाइन अपना नाम पुष्टि कर सकते हैं। अब इस भारत देश में, उपमहाद्वीप में कितने लोग पोर्टल पे जाके अपना नाम देख पाएंगे, ये तो गणेश कुमार और नरेंद्र मोदी जी ही बता सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के लिए मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण मंगलवार से शुरू होगा ताकि सुनिश्चित किया जाए कि घर घर जाके सत्यापन कार्य करे, फील्ड टीम तैयार हो। बीएलओ हर घर में 3 बार जाएंगे। प्रवासी मतदाताओं की समस्या के समाधान के लिए अब लोग गणना फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। उन्होंने सभी भाग लेने वाले राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को, जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजनीतिक दलों के साथ बैठकर बैठकें करें और उन्हें एसआईआर की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे ताकि पारदर्शिता निश्चित हो। एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हमारा किसी से कोई टकराव नहीं है। चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच में कोई टकराव नहीं। बंगाल के बारे में उन्होंने कहा, आयोग अपना कर्तव्य निभा रहा है और राज्य सरकारें भी अपना कर्तव्य निभाएगी। हम विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की शुरुआत के संबंध में एकत्रित हुए हैं। मैं बिहार के मतदाताओं को बधाई देता हूं कि उन 7.5 करोड़ मतदाता को नमन करता हूं जिन्होंने एक सफल एसआईआर में भाग लिया। ये खुद ही की पीठ खुद क्यों थपथपाते हैं? ये अपने ही इसको सफल कहते हैं कि जबकि वहां असफलता के झंडे गाड़ के आए हैं। उन्होंने कहा, पिछले 20 वर्षों में बड़े पैमाने पर जोड़ घटाव में सूचियों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। शिक्षा, आजीविका और अन्य कारणों से तेजी से प्रवास आम हो गया है। चुनाव आयोग ने एसआईआर का प्रमुख मकसद बताया डुप्लीकेट प्रविष्टियां हटाना, मृतकों को स्थानांतरित लोगों को हटाना, विदेशी नागरिकों की जांच और नए मतदाताओं को जोड़ना। अब ये डुप्लीकेट प्रविष्टि हटाना, मृतकों और स्थानांतरित लोगों को हटाना, डुप्लीकेट तो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद भी डुप्लीकेट कैसे रह जाते हैं ये समझ में नहीं आता। मृतकों और स्थानांतरित किए लोगों को हटाना या विपक्ष के मतदाताओं को हटाना ये समझ में नहीं आता। विदेशी नागरिकों की जांच और अन्य मतदाताओं को जोड़ना, विदेशी नागरिकों के नाम से क्या एक धर्म विशिष्ट के लोगों को आप निकाल रहे हो क्या? अब आती है बारी महाराष्ट्र की। ऐसा क्या हुआ महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र में एसआईआर नहीं होगा? जिस चिट्ठी का मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था, एक चिट्ठी आई और महाराष्ट्र अलग हो गया। महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने भारतीय चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट में सुधार का काम स्थानीय निकाय चुनाव के बाद करने का अनुरोध किया। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने इस बारे में पत्र लिखा। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव समेत कई स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। वोटर लिस्ट में सुधार का काम 2002 के बाद किया जाना है। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन महाराष्ट्र में क्यों नहीं? अब मैं आपको बताऊं कि पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव
के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के पहले कई जगह बहुत सारी गड़बड़ी सामने आई। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच में जो मतदाता संख्या भारी तादाद में बढ़ी, उसको लेके लोगों ने, खासकर पनवेल जैसे शहर का तो एक उदाहरण है, जहां हाईकोर्ट चले, पहले चुनाव आयोग को लिखा कि ये फर्जी मतदाता है, उसके बाद हाईकोर्ट को बताया कि ये फर्जी मतदाता है, हाईकोर्ट को समझ में आया कि ये फर्जी मतदाता है, उन्होंने चुनाव आयोग को कहा कि इस पे कुछ एक्शन लीजिए, चुनाव आयोग ने एक्शन नहीं ली। उसके बाद ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए, तब तक चुनाव आयोग ने पत्र दिया कि अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए इसी मतदाता सूची पर काम होगा। ये वही मतदाता सूची है जिसमें भयानक हेरफेर हुई है और जहां बीजेपी सिंगल डिजिट पे थी, 9 लोकसभा ले आई 48 में से, वो विधानसभा में 130 पे पहुंची। ये सब सूची का ही तो खेल था, ये मतदाता सूची का खेल था। और अब क्योंकि चुनाव स्थानीय निकाय के हैं और स्थानीय निकाय के चुनाव में वर्तमान सत्ता पार्टी महाराष्ट्र में बुरी तरह से फंसी हुई है। वो इसलिए भी फंसी हुई है कि जो चुनावी वादे किए थे वो जुमले साबित हो गए। प्रधानमंत्री 6,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन को दूंगा यदि हमारी सरकार आके, सरकार आके करीब करीब अब 1 साल पूरा होने को है, 1 साल हो भी गया, लेकिन स्थिति इतनी बुरी है कि आज सोयाबीन 3,000 रुपए से ऊपर उठ नहीं रहा है। जो एमएसपी है 5,500 रुपए की, उसको खरीदने के लिए अभी तक कोई सेंटर खुला नहीं है। कपास निर्यात का परमिशन, जो 11% ड्यूटी थी, उसको खत्म कर दिया अमेरिकन कपास। अब भारत के मार्केट में कपास का किसान मर गया है। अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन, कपास, जितने भी चावल, धान, सब फसलें बर्बाद हो गई है। पूरा महाराष्ट्र की ग्रामीण क्षेत्र की दिवाली काली और अंधेरे में थी। कर्ज माफी दूंगा सरकार में आने के बाद, लेकिन अब कहते हैं कि मना तो नहीं किया, लेकिन कब दूंगा ये नहीं बता पाऊंगा क्योंकि पैसे नहीं है। जब पैसे का हिसाब नहीं था तो जबानी जमा खर्च क्यों किया, सवाल है। उसके बाद दिवाली के पहले पैकेज अनाउंस किया और ये दिवाली तक पहुंच जाएगा। आज दिवाली खत्म होने पे है, खत्म हो गई। अब तुलसी विवाह के बाद तो सब कुछ खत्म है, फिर संक्रांत तक त्योहार नहीं, लेकिन कोई पैसा नहीं। 2100 रुपए देंगे हम महिलाओं को, लाडली बहना को 1500 की जगह। अब कहते देंगे, मना थोड़ी कर रहे हैं, अभी पैसा नहीं है। तो ये जितने चुनावी वादे जुमले साबित हो गए, तो लोगों में भयानक क्रोध है। और जानती है सत्ता में जो एनडीए सरकार है, वहां पे जो ऑटो रिक्शा सरकार है, अजित पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी, ये जानते हैं कि स्थानीय निकाय के चुनाव बहुत गड़े में पड़ेंगे, इसलिए उन्हें पुरानी मतदाता सूची चाहिए जिसमें बहुत सारा फर्जीवाड़ा है। कम से कम ये ठीक होने के पहले एक धक्का और, क्योंकि अभी अमित शाह बोल के गए महाराष्ट्र में कि हमें डबल इंजन की नहीं, मुझे यहां 3 इंजन की सरकार चाहिए। केंद्र में हमारी है, राज्य में हमारी है, अब हम स्थानीय निकाय को भी हमारी चाहिए। वो लोगों के मतदान से नहीं आएगी, फर्जी मतदाता सूची से आएगी। इसके चलते वहां एसआईआर नहीं होती। एक पत्र आता है और ये मान जाते हैं। बंगाल से पत्रों की झड़ी लगती है, मानने को तैयार नहीं। स्थानीय निकाय तो केरल में भी है, महाराष्ट्र के साथ ही होने हैं, लेकिन वहां हो सकती है, महाराष्ट्र में नहीं। स्थानीय निकाय चुनाव यूपी में है, वहां हो सकती है, महाराष्ट्र में नहीं। ये जो 60 गांठ है, ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही साबित हुई। और निष्पक्षता का जो वादा है वो नग्न हुआ। यही एक्सरे से दिखाई देता है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।